Hey dear friends, this is Asif Javed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome one and all to CA Latif's Academy. CA Latif Academy में आप सबको खुशामदीद। CA Latif Academy में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मॉडर्न अलजेब्रा कोर्स शुरू किया है और मॉडर्न अलजेब्रा कोर्स में अभी तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो फंक्शन होता है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उसका जेनेसिस क्या है, वो हमने कंप्लीट आपके सामने रखा। Then after that I discussed with you guys how to calculate the number of functions between any two non-empty sets. Then I also told you how to calculate number of one functions and number of onto functions. एक चीज आपको और मुझे अभी बतानी है, वो है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शन सेम ही होते हैं। मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और दोनों n के इक्वल है, तो उस केस में n फैक्टोरियल वन फंक्शंस भी होते हैं और ऑन टू फंक्शंस भी होते हैं। और कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें हमें कोई भी वन फंक्शन नहीं मिलता और ना ही कोई ऑन टू फंक्शन मिलता है। इन केस अगर हमारे पास डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा हो और को डोमेन में एलिमेंट्स कम हो, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो देखिए ना, आप क्या कर सकते हैं, अब फंक्शन की डेफिनेशन ही यही कहती है कि आप एक एलिमेंट को दो एलिमेंट्स पे तो नहीं भेज सकते, क्योंकि फंक्शन तो एक रूल होता है ना जो हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे भेजता है। यानी डोमेन के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट पे, मतलब दो चीजें हैं, हर एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और नंबर दो वो एक ही एलिमेंट के साथ आगे एसोसिएट होगा, एक दो के साथ नहीं होगा। अब सपोज मेरे पास डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है, को डोमेन में कम एलिमेंट्स हैं, सपोज वहां पे 3 है और आगे 2 ही है, तो क्योंकि हर एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैं यही कर सकता हूँ ना कि डिफरेंट को डिफरेंट पे भेज सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट को सेम पे भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 3 है और वो डोमेन में 2 ही है, तो डिफरेंट को अगर मैं डिफरेंट पे भी भेजूं तब भी मेरे कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वननेस को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी ईदर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। क्योंकि अगर ज्यादा हो गए तो डिफरेंट को डिफरेंट भेजने के चक्कर में होगा ये, डिफरेंट को डिफरेंट भेजने के चक्कर में ये होगा कि आपके कुछ एलिमेंट्स डोमेन के छूट जाएंगे, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आपको कोई भी वन फंक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए, यानी इसका अगर आप उल्टा केस ले लो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर लेसर देन हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि जो आपका फंक्शन है, अगर आप डिफरेंट को डिफरेंट पे भी भेज दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज्यादा है, तो डिफरेंट को अगर आपने डिफरेंट पे भी भेज दिया, तब भी ऐसा होगा कि कुछ एलिमेंट्स को डोमेन की छूट जाएंगे, यानी जिनकी आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो उस केस में फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ केसेस हमने किए थे। आज हमने कौन सा केस देखना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्ट्रिक्टली लेस देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो उस केस में हमारे पास आई मीन टू से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट अस डिस्कस। तो आइए देखते हैं बच्चों कि वो जो केस हमें ऑनटोनेस वाला करना था उसमें हमें क्या करना है। गौर से देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेसर देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो इस वाले केस में आप क्लियरली देख सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट पे भेज सकते हैं, या आप बहुत सारे एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट पे भेज सकते हैं।
अब बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर आप एक एलिमेंट पे भेजोगे तब तो बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे ना बी सेट के। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट को डिफरेंट पे आप भेज सकते हैं, क्योंकि उससे मैक्सिमम एलिमेंट्स बी के कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कम हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, तो अगर आप डिफरेंट को डिफरेंट पे भी भेजेंगे फिर भी कम से कम अगर एक एलिमेंट भी ज्यादा होगा बी का ए से, तो वो एलिमेंट छूट जाएगा और नतीजतन एज ए कॉन्सिक्वेंस आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी डोमेन के एलिमेंट्स अगर स्ट्रिक्टली लेस देन हो कोडोमेन के एलिमेंट से, तो आपको कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा। आई सपोज दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब आइए दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो उस केस में आपको ऑन टू फंक्शंस तो मिलेंगे, ये तो क्लियर सी बात है। मैं ये कह रहा हूं, आप वहां पे देखिए, यहीं पे आपको मैं बताता हूँ, देखिए जस्ट सेकंड। देखिए जैसे मैं, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर मैं लेता हूँ, सपोज ए बी सी डी ई, और इसमें लेता हूँ 1 2 3, तो ये तो ऑन टू होगा ही। क्यों? क्योंकि 1 ए पे चला जाएगा, बी 2 पे चला जाएगा, तो ये किसी ए पे चला जाएगा, ये किसी 1 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल टेक केयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। क्योंकि अगर अगर हमें एलिमेंट्स ऑफ बी को कवर करना है, तो कम से कम हमें ए में कितने एलिमेंट्स चाहिए, उतने ही एलिमेंट्स चाहिए जितने एलिमेंट्स बी के अंदर है। उससे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली किसी किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन हमें कम से कम एक प्री इमेज चाहिए, तो वो तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। वो तो 3 से भी मिल सकती थी हमें, तो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल गए। इसका मतलब यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस जो है कितने होंगे इस केस में। तो इस केस में हमारे पास फार्मूला होगा एक। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मान लेते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, एम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, एन। यानी एम इज ग्रेटर देन एन। अगर एम ग्रेटर देन एन हो तो उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं, मैं आपको एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा। दिस इज, ये आपको याद रखना है ये फार्मूला। मतलब एक ही बार आप इस फार्मूले को याद रखिए, फिर आपको ऑन टू फंक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है, दिस इज समेशन आर गोज फ्रॉम 0 to n minus 1 रेज टू पावर आर एन सी आर एन माइनस आर की पावर m। देखो बच्चे ये m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन जो है दे आर लेसर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो r कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 to n-1 -1 की पावर r ऑफ दिस क्वांटिटी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं m में कितने एलिमेंट्स लेता हूँ, ये आपका CSIR नेट में पूछा गया है क्वेश्चन। ये पूछा गया है आपका 2012 में पार्ट बी में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे आपको पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स टू ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, कितने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे m कितना है 4, n कितना है 3। यहाँ से कोरिलेट करो, m है आपका 4 और n है 3। तो लगाइए ये फार्मूला, r गोज फ्रॉम 0 to n-1। तो n-1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 -1 की पावर r, NCR मतलब 3CR, और यहाँ पे n माइनस आर की पावर m मतलब 3 माइनस आर की पावर 4। अब r कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 0 से 2। सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो -1 की पावर 0 और 3CR मतलब 3C0, 3 माइनस आर 3 माइनस 0 की पावर 4। उसके बाद -1 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, माइनस दिस इज 3C1, फिर 3 माइनस आर की जगह 1 पुट कीजिए रेज टू पावर 4, प्लस फिर आर की वैल्यू 2 पुट कीजिए 3C2 3 माइनस 2 की पावर 4। तो इस तरह से पूरा फार्मूला खुल गया, क्योंकि आर को हमें 0 से 2 तक वेरी करना था। अब देखो -1 की पावर 0 तो 1 होगा, 3C0 1 होगा, सो 3 की पावर 4 माइनस
3C0 3C1 जो है वो 3 होगा, और 3 - 1 जो है ये 2⁴ 16 हो जाएगा, प्लस 3C2 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 3C2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। ये कैसे 3 होगा देख सकते हैं आप, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 - 2 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी एलिमेंट्री थिंग्स। ओके, सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, तो ये आ गया आपका 3, तो अब ये 81 हो जाएगा, -3 इंटू 16 48 हो जाएगा, +3, so -48 + 3 -45, so 81 - 45 इज इक्वल टू 36। तो कितने सर्जेक्टिव मैप्स होंगे आपके, आपके सर्जेक्टिव मैप्स होंगे, अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके पास 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास 3 है, तो कितने सर्जेक्टिव मैप्स होंगे ए और बी के बीच में, 36 सर्जेक्टिव मैप्स पॉसिबल। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इज, ऑप्शन आपके 36, 64, 69 और 81 है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा 36। ये आपका CSIR नेट 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू नंबर थ्योरी, यानी ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बज़ाहिर लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, आपको पूछा जाता है कि किसी सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। आपको एक सेट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसका क्या फार्मूला होता है। उसका फार्मूला बच्चे ये होता है कि जितनी उस सेट की आप पार्टीशंस कर सकते हो उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशंस भी होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, तो पार्टीशंस कैसे फाइंड करेंगे हम, यानी अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, व्हाट टू डिस्कस। नेक्स्ट हमें ये डिस्कस करना है, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस। देखो बच्चे, हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, वी विल कम डायरेक्टली टू दैट। ऑन ए सेट, किसी भी सेट के ऊपर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे हम फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट है 1 2, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि बोलो इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस। देखो बच्चों, अब आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं ना, सबसे पहले देखो हमें 2 की पार्टीशन फाइंड करनी है। पार्टीशन मतलब कितने तरीके से हम इस सेट को डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा पार्टीशन की, वही हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है, इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। देखो 2 एलिमेंट्स हैं आपके, कैसे कैसे इसको पार्टीशन कर सकते हो आप। एक तो आप सिंपली ऐसे ही करोगे 1, 2, और दूसरी पार्टीशन इसकी क्या हो सकती है 1 और 2, मतलब 2 किस्म की पार्टीशन, एक 2 टाइप की और दूसरी 1+1 टाइप की, और कोई इसकी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट, एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कितनी पार्टीशंस पॉसिबल हैं, 2 पार्टीशंस। एक 2 टाइप की, मतलब एक खुद ही आएगा, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, या आप इसको 1 और 2 में डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से भी आप इसकी पार्टीशन फाइंड कर सकते हो। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो, सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट है, सपोज आई हैव 3 एलिमेंट्स, दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ से आपको चीजें और क्लियर होंगी। सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट है, गौर से देखो कितनी पार्टीशन इसकी बनेगी, इसको आप ऐसे देखिए पहले, मतलब 3 टाइप की बनेगी, और दूसरी कैसी बन सकती है 2+1 टाइप की बनेगी, ठीक है, या फिर 1+1+1 टाइप की बनेगी। कितनी पार्टीशंस बन सकती हैं, इस तरह की पार्टीशन बन सकती है, इस तरह की पार्टीशन बन सकती है, इस तरह की पार्टीशन बन सकती है। तो इस तरह की पार्टीशन की बन सकती है, अब बनेगी कितनी पार्टीशन वो हमें देखना।
देखो 3 वाली कौन सी बनेगी आपकी, ये 1 2 3। अब ये 2+1 की आपको कौन कौन सी पार्टीशन बनेगी 2+1 टाइप की, ये इस तरह की बन सकती है 1 2 और 3। एक ये पार्टीशन बन सकती है, दूसरी पार्टीशन बन सकती है आपकी 2 3 1। एक पार्टीशन आपकी बन सकती है 1 3 2। चाहे 2+1 हो या 1+2, इसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है। 2+1 इज सेम एज पार्टीशन 1+2। तो ये 3 किस्म की बने, 3 पार्टीशन आ जाएंगी यहाँ से। एक पार्टीशन ये हो गई, 2 3 4, और एक पार्टीशन बनेगी आपकी ये 1 2 3। देखो ये सब की सब पार्टीशन है बच्चे। ये एक पार्टीशन बन गई, इसको मैं P1 नाम देता हूँ। ये दूसरी पार्टीशन बन गई P2, इसमें कितने हैं, ये एक एलिमेंट आ गया, ये एक ये आ गया आपके पास। दूसरी ये पार्टीशन आ गई, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, और ये है आपकी P5। तो इसका मतलब अगर एक सेट के ऊपर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कितनी पार्टीशंस होंगी, 5 पार्टीशंस। अब थोड़ा सा मैं पार्टीशन को डिफाइन करता हूँ कि पार्टीशन होता क्या है। देखो वैसे भी जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन का मतलब बंटवारा होता है। अब बंटवारे का मतलब क्या होता है, बंटवारे से ही आपको समझ आ जाएगी पार्टीशन। देखो घर में अगर हमारी ज़मीन होती है, तो वहाँ पे जो बंटवारा होता है ज़मीन का, जो भाइयों के बीच में एक बाप बंटवारा कर सॉरी अपने बेटों के बीच में जो ज़मीन का बंटवारा करता है, सपोज उसके पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है और उसे अपने बेटों में उसे डिवाइड करना है, तो पार्टीशन का एक उसूल होता है। इस तरह से पार्टीशन हो, सपोज उसके पास ये, मान लीजिए उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी, 3 बेटे हैं और एक बेटी है उसकी। दिस इज सन 1, सन 2, सन 3 एंड डॉटर 1। बेटी को भी हिस्सा मिलना चाहिए, सिर्फ बेटों का हिस्सा थोड़े ना होता है। और ये जो आपकी जो विरासत होती है, जो आप जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें लड़की का हिस्सा भी होता है और लड़के का भी हिस्सा होता है। अब जिम्मेदारी के हिसाब से लड़के का ज्यादा हो सकता है, लड़की का थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन लड़की का भी हिस्सा होगा। एनी हाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी social issue here that whether we should give a property to our daughters and to our sisters or not, that is a different issue, we can discuss it later on, but mathematically अभी हम पार्टीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टीशन में क्या होता है बच्चे, देखो अगर ये पूरी ये जो पूरी जमीन का जो टुकड़ा है, ये लैंड जो है, मान लीजिए इसको मैं ये पूरा जमीन का टुकड़ा है, इसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आप गौर से देखो इसको, तो ये पार्टीशन कंस्टिट्यूट कर रहा है क्या, S1 S2 S3 D1, है ना, ये पार्टीशन, दिस इज पार्टीशन। अब ये पार्टीशन का देखो यहाँ पे, ये पार्टीशन किस तरह से क्या क्या रूल फॉलो कर रही है। एक तो इनका अगर मैं यूनियन ले लूं, इनका अगर मैं यूनियन ले लूं, वो पूरा का पूरा P मुझे देगा। यानी अगर मैं इनका यूनियन ले लूं, सॉरी इसको P नहीं कहेंगे हम, P जो है हमारा ये है, P जो है ये हमारा ये सेट है। यानी जो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं, पार्टीशन के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी अगर हम यूनियन कर ले तो वो हमें यूनिवर्सल सेट देते हैं। वो हमें क्या देते हैं, यूनिवर्सल सेट देते हैं। वो पूरा का पूरा सेट कंस्टिट्यूट कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये P जो है ये किसकी पार्टीशन है, ये P जो है ये किसकी पार्टीशन है। मान लीजिए ये पूरा जमीन का टुकड़ा, अगर इसको हम X कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सेट X की पार्टीशन है। क्यों है X की पार्टीशन, क्योंकि अगर आप इनकी यूनियन करो तो ये पूरा का पूरा X को जनरेट करेगा। और दूसरी तरफ से आप देखो इनकी खासियत क्या होती है पार्टीशन की, कि जमीन का टुकड़ा, अब ऐसा थोड़े ना होगा कि एक भाई को अगर एक जमीन का टुकड़ा दिया है तो वो ओवरलैप करेगा दूसरे के साथ, वो तो फिर पूरी जिंदगी उनकी लड़ाई होती रहेगी। तो पार्टीशन का दूसरा उसूल ये होता है कि चीजें ओवरलैप नहीं करती हैं, बल्कि वहां पे प्रॉपरली कुछ निशान रखा जाता है। पार्टीशन का ये उसूल होता है कि चीजें ओवरलैप नहीं करती हैं। तो यहाँ पे भी जब मैथमेटिक्स में हम पार्टीशन पढ़ते हैं, तो एक तो ये होता है कि पार्टीशन के जो मेंबर होते हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, मतलब वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। तब S1 इंटरसेक्शन S2 जो है, दिस शुड बी एम्प्टी सेट। इसी तरह से आपस में जो जितने भी सेट हम लेंगे वो आपस में क्या होने चाहिए,
डिसजॉइंट होने चाहिए और उन सब की अगर हम यूनियन करें तो वो पूरा का पूरा वो सेट कंस्टिट्यूट करने चाहिए जो कि जिसकी हम पार्टीशन करना चाहते हैं। अब इसी को आप जरा उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी तो आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए मैं पूरा बड़ा सेट लेता हूँ 1 2 3, बड़ा सेट क्या लेता हूँ 1 2 3। ये तो एक तरीका आ गया पार्टीशन का। इसी तरह से बहुत सारे तरीकों से इस पार्टीशन को किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब देखो जैसे पीछे हमने सेट लिया था 1 2 3, उसकी पार्टीशन कैसे कैसे हमने की थी, वो सब की सब पॉसिबल है। मैंने लिया था सेट 1 2 3, मतलब ये मैंने एक्स सेट लिया था। अब इसकी पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल है? हो सकता है कि कभी कभी एक ही बच्चा अगर हो किसी का तो ओबियसली सबका सब उसी को मिलेगा, तो पार्टीशन क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा एक ही हिस्सा हो जाएगा। सो दिस इज पार्टीशन। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो पार्टीशन क्या हो सकती है इस तरह से, मतलब इस सेट की पार्टीशन क्या होगी 1 2 3। और अगर किसी के 2 बेटे और 1 बेटी है तो कैसे पार्टीशन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है कि 1 2 3, ऐसे भी हो सकती है 2 1 3, और ऐसे भी पार्टीशन हो सकती है कि 3 1 2। तो ये पॉसिबल पार्टीशन हो सकती है। मतलब अगर 3 एलिमेंट्स होंगे, आप गौर से आप देखिए कि पार्टीशन के सभी जो रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई कर। अब पार्टीशन की खासियत होती है कि इसमें एम्प्टी सेट नहीं होता है, क्योंकि जब आप पार्टीशन कर रहे हैं, मान लो जायदाद की भी पार्टीशन कर रहे हैं, तो खाली हिस्सा थोड़ी ना देंगे किसी को, कुछ ना कुछ तो होगा ना जमीन का हिस्सा उसमें। तो पार्टीशन की एक खासियत ये होती है कि एम्प्टी सेट पार्टीशन में नहीं होता। दूसरी बात यह होती है कि जो पार्टीशन के मेंबर्स होते हैं पी आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, इन सब की आप यूनियन करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट जनरेट करेंगे। और इसी तरह से 2 मेंबर कोई भी आप पार्टीशन के लेंगे तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, व्हेनेवर यू आर टेकिंग आई नॉट इक्वल टू जे, देन उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगी। तो इसका मतलब अगर 2 एलिमेंट थे तो कितनी पार्टीशंस थी, 2 के केस में कितनी आ गई थी 2 के केस में कितनी पार्टीशन थी, 2 ही थी। इसी तरह से 1 3 के केस में कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें फार्मूला यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट फार्मूला, कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख के आप एकदम से बता सकते हो कि कितनी पार्टीशंस आएंगी। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ ट्रिक्स हैं। एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये पार्टीशन हमें क्यों पढ़नी है, आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कंजुगेसी क्लासेस वगैरह, तो वहाँ पे उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्टीशंस का पता होना चाहिए। तो पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट भी जो है आगे यूज होगा मॉडर्न अलजेब्रा में। सो वी आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ प्लेस, बट इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमें आगे देखने को मिलेंगी। आपको याद क्या रखना है, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक यू टू नोट्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे पार्टीशन जो मैंने आपको बताया, यह है पार्टीशन की डेफिनेशन कि नॉन एम्प्टी सेट P इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट X इफ एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग्स टू P। यूनियन ऑफ, वो जो यूनियन होगी वो X को कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। और इसी तरह से दो कोई भी 2 एलिमेंट आप डिफरेंट लोगे पार्टीशन के तो उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट। अब अगर 3 एलिमेंट होंगे तो यही मैंने आपको बताया, या तो 3 टाइप का होगा या 2+1 टाइप के, इसमें 3 आ जाएंगे, और 1+1+1 में फिर से 3 आ जाएंगे। इसी तरह से अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो इसकी कितनी पार्टीशंस होंगी, इसकी 2 ही पार्टीशंस होंगी। अब जनरल फार्मूला आपका ये है, दिस इज द जनरल फार्मूला, माइंड इट, दिस इज द जनरल फार्मूला। ये आपको याद रखना है कि P ऑफ n+1, अगर किसी भी सेट में हम n एलिमेंट्स, ये फार्मूला ही ऐसा बनाया गया है कि आपने n+1 लेना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी में आपके 5 एलिमेंट्स है सेट में,
तो आपने उसको फार्मूला बनाने के लिए आपने उसको इस तरह से पढ़ना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4+1 एलिमेंट्स। अगर किसी में 6 है तो आपको उसको पढ़ना किस तरह से कि उसमें 5+1 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से आपको रीड करना है। तो अगर किसी भी सेट में n+1 एलिमेंट्स हैं तो कितनी पार्टीशन होंगी उसमें, p ऑफ n+1 समेशन r गोज फ्रॉम 0 to n ncr p ऑफ r। और आपको याद रखना है कि p ऑफ 0 आपको 1 लेना है और p ऑफ 1 भी आपको 1 लेना है। ये कुछ कन्वेंशन आपको याद रखनी है कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। देखिए अब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। Let me rub this first. Fine. ओके देखो जैसे P ऑफ 2 के लिए हम अप्लाई करेंगे तो P ऑफ 2 के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ 1+1। अब n का काम कौन करेगा, 1। सो r गोज फ्रॉम 0 to n। 0 to n का मतलब 0 to 1 और ncr का मतलब 1cr pr। अब r 0 से 1 जा रहा है, 1c0 होगा P ऑफ 0। पहले r की वैल्यू 0 पुट की, अब r की वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1c1 P ऑफ 1। कुल मिला के ये क्या होगा, 1+1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब पार्टीशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। पार्टीशन ऑफ 3 जब आपने निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है तो कितनी पार्टीशंस बनेंगे उस सेट की, तो 3 को आप लिखोगे P ऑफ 2+1। सो r गोज फ्रॉम 0 to 2 ncr मतलब 2cr pr। 2c0 P ऑफ 0, 2c1 P ऑफ 1, 2c2 P ऑफ 2। 2c0 1 होगा, P ऑफ 0 को 1 ट्रीट करो तो 1। 2c1 2 होगा, P ऑफ 1 मैंने बोला पहले कन्वेंशन है 1 प्लस 2c2 फिर से 1 होगा और P ऑफ 2 अभी हमने निकाला दैट इज 2। तो कुल मिला के कितना हो गया, 5। सिमिलरली 4 के लिए आप निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 15। 5 के लिए निकालोगे दिस विल बी इक्वल टू 52। एक और इसका पैटर्न बनता है, जरा गौर से देखना इसको। आपने लिखना क्या है, पहले P ऑफ 1 P ऑफ 2 P ऑफ 3 P ऑफ 4 P ऑफ 5 P ऑफ 6। यानी एग्जाम में अगर कभी फार्मूला जो है स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप ऐसे लिखिए इसको, पहले वर्टिकली P ऑफ 1 P ऑफ 2 P ऑफ, फिर यहाँ से शुरू कीजिए 1 को आप यहाँ से शुरू कीजिए और P ऑफ 2 की सामने क्या लिखिए, 1 लिखिए। अब 1+1 कितना होता है, 2, वो सामने लिखिए। अब आपको करना क्या है, ये लिखा आपने सामने। अब इस 2 को यहाँ पे कैरी कीजिए, ऊपर वालों को ऐड करके सामने लिखना है, फिर उसको नीचे लाना है। देखो 1 P ऑफ 1 के आगे आपने 1 लिखा, P ऑफ 2 के आगे भी आपने 1 लिखना है। ये 1 नहीं लिखना है बल्कि आप ये कह सकते हो ऊपर वाले को नीचे कैरी किया आपने। P ऑफ 1 1 के इक्वल होता है, इसको नीचे कैरी किया आपने बिकॉज 1 पे आपको कुछ ऐड करना नहीं था यहाँ पे। सो 1 को नीचे कैरी किया आपने। हर टाइम आपको ऊपर वाले को नेक्स्ट के पास कैरी करना है, तो 1 को आपने कहाँ कैरी किया, नीचे। अब 1+1 जो आएगा उसको आगे लिखो दैट इज 2। अब फिर से 2 को नीचे कैरी कीजिए, 1+2 कितना आएगा, 3। अब ऊपर से 2+3 कितना आएगा, 5। ये आगे चला गया। अब इस 5 को यहाँ पे कैरी कीजिए, 2+5 आगे लिखिए 7, 3+7 आगे लिखिए 10 और 5+10 आगे लिखिए 15। अब इस पे कुछ फर्दर ऐड नहीं कर सकते, इसको नीचे ले आइए। 5+15 दैट इज 20, 7+20 दैट इज 27, 10+27 दैट इज 37 एंड 15+37 52। अब इसमें कुछ ऐड नहीं करना, फिर से इसको नीचे लाइए। 15 प्लस सॉरी हाँ इसको नीचे लाइए। अब 15 + 52 67, 20 + 67 87, 27 + 87 114, 37 + 114 151, 52 + 151 203। तो ये मैंने कहाँ तक आपको बताया है, P ऑफ 6 तक। अब P ऑफ 7 8 9 10 तक कहीं तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 203 को यहाँ पे P ऑफ 7 के आगे लाएंगे, फिर 203 + 52 करेंगे, जो आएगा उसको आगे लिखेंगे, फिर उसमें उसको ऐड करेंगे, फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे, फिर ये यहाँ तक चला जाएगा, फिर उसको नीचे कैरी करेंगे। तो इस तरह से आप पार्टीशंस का पता कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं सेट के ऊपर, वो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट के बराबर ही होते हैं। यानी एक सेट में जितनी पार्टीशंस होती है, एक सेट में जितनी पार्टीशंस होती हैं उतने ही उसके इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। अगर आपको एक सेट दिया जाता है जिसके सपोज अगर आपको एक सेट दिया जाता है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो इसकी पार्टीशन 1 है, नंबर ऑफ पार्टीशन। और ये मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये मैंने P ऑफ 1 to P ऑफ 6 लिखा, जो लास्ट पे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये है नंबर ऑफ पार्टीशन। जैसे P ऑफ 1 का ये 1 आएगा, P ऑफ 2
that is equal to 2, PF3 is equal to 5, PF4 is equal to 15, PF5 is equal to 52 and PF6 is equal to 200। इस तरह से PF7 जो आएगा वो लास्ट पे जो आएगा वो वाली इसकी वैल्यू होगी। अब आप पूछोगे सर इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, हमें सर पढ़ाते थे कोचिंग में तो उन्होंने हमें ये बताया और ये इट वर्क्स नाइसली। सो हम इसको याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको अब मैं बता रहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन, मान लो अगर आपको एक सेट दिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछा जाता है कि उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, तो जितनी पार्टीशंस होंगी उस सेट की जितनी पार्टीशन पॉसिबल है दैट इज 52। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऑन टू फंक्शन, दोनों थोड़े से टिपिकल टॉपिक थे बट मैंने इनको सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो आज का हम यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा असाइनमेंट वगैरह जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड वो हम साथ साथ करते रहेंगे। इस तरह से जब हमारा टॉपिक खत्म होगा तो आपका एक क्विज भी लिया जाएगा, मतलब एक आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, तो आप बच्चे भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि किस तरह से हम इस सेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच and have a nice day.